ठीक है भाई, चलो बुक्स बंद कर दो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अब तो फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सबने जून वाला अटेम्प्ट ही देना है या दिसंबर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे? दिसंबर वाला? क्या कहा आपने? जून वाला ही देना है। ओके, ऑलमोस्ट जून वाले हैं, कुछ दिसंबर वाले हैं। तो कैसी चल रही है जून वालों की प्रिपरेशन? अब तो ऑलमोस्ट 50 डेज ही रह गए होंगे, 50 to 55 डेज। ऑफलाइन एग्जाम हो गया। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कितना परसेंट सिलेबस कवर हो गया? ठीक है। ओके, तो आप लोग क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि सिर्फ अभी कंटेंट पे फोकस हो या पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी लगा रहे हो? ठीक है, और रिवीजन का क्या चल रहा है? रिवीजन तो मस्त है, तो वही तो करनी है, वो नहीं करोगे तो पेपर क्रैक नहीं होगा। मैं अपने बिहाफ पे बोलूँ, मेरा एग्जाम इसी वजह से क्लियर हुआ क्योंकि मैंने रिवीजन करी। अगर आप क्या होता है, आपने एक दिन टीचिंग यूनिट पढ़ी 4 5 6 डेज या 10 डेज लगा के एक यूनिट को आप लोगों ने कंप्लीट किया, अब आपकी एक यूनिट तो कंप्लीट हो गई। अब आप 10 डेज के बाद क्या हुआ, आप नेक्स्ट यूनिट पे चले गए, रिसर्च की यूनिट पे। आप लोगों को होता होगा यार जो मैंने टीचिंग यूनिट पढ़ी थी मैं तो भूल गई मैंने क्या पढ़ा था। होता है, ऑलमोस्ट के साथ होता होगा कि हमने क्या पढ़ा तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट करोगे फिर पीछे वाला भूलते जाओगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग रिवीजन ही नहीं करते। सबसे मेजर पॉइंट है कि आप लोगों को रिवीजन करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। अगर आपने आज रिसर्च यूनिट स्टार्ट कर दी तो जो पीछे आपने टीचिंग अगर 10 दिन में करी है, आप उसकी फर्स्ट डे रिवीजन करोगे, आप 1 आवर लगाओगे, 2 आवर लगाओगे, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको एक यूनिट को रिवाइज करने में ऊपर ऊपर से मेजर 15 20 मिनट्स आप लगाओ इस यूनिट पे, ताकि आपको जो जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में रहे। अगर वो आपके माइंड में ही नहीं रहेगा, पेपर में जाके आप लोग ब्लैंक हो जाओगे। यही होगा ना कि ये मैंने पढ़ा हुआ है बट मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये होता होगा ऑलमोस्ट। क्वेश्चन पढ़ते हो, अब आप प्रैक्टिस भी करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, ये मैंने पढ़ा था बट पता नहीं इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था, बट नाम टॉपिक का सुना हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया। मतलब इतना सब कुछ हमें यूनिट 3 4 यूनिट हमारी होंगी, हमने कर ली। हम डेली 1 1 यूनिट रिवाइज कर लेंगे, अभी 1 कर या सेकंड शुरू कर दी, 1 कर दी, तो इतना सारा सिलेबस हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको कैसे रिवाइज करेंगे? तो वो भी आप लोगों को, अब क्या होगा आपके पास, सपोज करो आपकी 8 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, आपने 7 यूनिट्स रिवाइज करनी है। 8 पे अभी आप चल रहे हो तो आपने 7 यूनिट्स रिवाइज करनी है। आप 2 दिन 2 यूनिट्स कर लो, फिर 2 यूनिट्स कर लो, ऐसा हो, क्योंकि आप जितनी ज्यादा रिवीजन करते जाओगे ना वो उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में बैठती रहेंगी। छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं क्या होता है, आप रिवीजन कर रहे हो कि ये वाली चीज है मैंने परसों रिवाइज किया था मैं तब भी भूल रहा था, और आज रिवाइज कर रहा हूँ मैं तब भी भूल रहा हूँ। होता है ना कोई कोई टॉपिक्स की इनमें से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं बट मैं फिर भी भूल ही जा रहा हूँ उसको। तो उन चीजों को ना आप एक अलग क्रक्स नोटबुक लगा लो या कुछ भी कंटेंट के अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर आप अपने ना वो पॉइंट्स नोट कर लो कि इसके अंदर से मुझे सिर्फ ये 4 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे बार बार पढ़ने हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि थ्योरी के नाम पूछ लिया कि इसका ऑथर कौन था, या ऐसे ऐसे ईयर्स होते हैं, इनके लिए स्पेशल आप एक छोटी सी मतलब डायरी में नोटबुक में किसी भी चीज के अंदर नॉर्मल उनको लिख लो, आते जाते ट्रेवल करते हो फोन में फोटो खींच लो, उसको पढ़ते जाओ। उससे क्या होगा, वो आपके माइंड में भी रहेगा, और पेपर में जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को भी होगा हाँ यार ये मैंने रिवाइज किया था, मेरी मेहनत यहाँ काम आ रही है कि मैंने रिवाइज किया था सॉरी, कि मैंने रिवाइज किया था तो मेरा ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। समझ रहे हो? तो रिवीजन तो सबसे मस्ट है। चाहे अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 60 70% ही सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी भी आप लोगों के पास थोड़े दिन है कि आप और 1 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप नया पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा रिवीजन का। रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा तो बहुत मुश्किल है एग्जाम क्रैक करना। और जितना ज्यादा पॉसिबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से क्या होता है, हमें ना एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कई बार ना एक क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचिंग, या कुछ भी क्वेश्चन आया। अब जिन्होंने पीवाईक्यूज रिवाइज नहीं किए हुए वो नोट और डिसएडवांटेजेस में कुछ सेकंड्स ले लेंगे, 1 मिनट, ये पूछना क्या चाह रहा है। नॉट भी आ गया, डिसएडवांटेजेस भी आ गया। अब जिन्होंने पीवाईक्यू किए हुए उनको तो पता है कि डायरेक्टली एडवांटेजेस पूछे, नॉट और डिस कट गया, सिर्फ एडवांटेजेस बचे। जिन्होंने नहीं किए होंगे
भाई उनके लिए क्वेश्चन ही नया हो गया, तो उनको 1 मिनट तो एनालाइज करने में लग जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पीवाईक्यूज लगाएं, और पीवाईक्यू से हम एक तो पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग के आते हैं, मैच आता है। आप जितने पीवाईक्यूज लगाओगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तभी तो एग्जाम में टाइम बचा पाओगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा वो आपका डीआई और कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा टाइम लग जाता है, डीआई सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनसे टाइम बचाना है हमें, ताकि हम उसको वहां पर यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट होते हैं, अब तो वैसे ही ऑफलाइन एग्जाम है तो आप लोगों को अब ऑफलाइन मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए, और वो ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना, क्योंकि एग्जाम अब ओएमआर होगा तो क्या होता है, हम मार्क कर रहे हैं, ए मार्क करना था, हमने गलती से बी मार्क कर दिया, वो इरेज भी नहीं कर सकते, वो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसीलिए अब आप लोग, पहले तो ये होता था कि हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम चेंज कर सकते हैं आंसर ऑनलाइन में, तो बट जब आप अब ओएमआर में करोगे आप आंसर चेंज नहीं कर सकते, तो अब आपको प्रैक्टिस ही ओएमआर शीट पे करो। उससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को ना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप पहले वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जिसके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसका आंसर चेंज नहीं करूंगा और मेरे को पता है ये सही है, पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लो। वो वाले क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आओ जो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस पे 50-50 डाउट हूँ, एलिमिनेट करने की कोशिश करो ऑप्शंस को। 4 ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास ऑप्शंस कम बचते जाएंगे, तो आप एक आंसर को वाइजली चूज कर पाओगे कि हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये कब होगा, जब आप लोगों ने वो टॉपिक को पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं टॉपिक को पढ़ा होगा, तभी आप उसको समझ पाओगे। अब क्या होता है, कई बार आप लोगों के मन में आता होगा यार जो हम पढ़ के आते हैं उसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। होता है कि 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो हमने पढ़े भी ना हो या कहीं कहीं से हो, बट जो मेन पार्ट होता है ना वो हमारे सिलेबस में से आता है, 70% तो हमारे सिलेबस में से आता है पोर्शन, बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में से कीवर्ड ढूंढना पड़ता है कि हाँ ये कीवर्ड है, कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, फिर हमें अपना वो टॉपिक याद करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट। ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप अपना नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मतलब सिलेबस पूरा हम गो थ्रू होना चाहिए एक बार। डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। आप तो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको तो कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहना। रिवाइज नहीं करोगे तो आप जब 3-4 महीने बाद फर्स्ट यूनिट उठाओगे ना, आप कहोगे सब ब्लैंक है, मुझे कुछ भी ऐसा लग रहा है मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ये होता है। तो इसीलिए रिवीजन मस्ट है, चाहे आप उसको 4 दिन में एक बार, जब नया नया पढ़ा है ना उस टाइम पे तो आप उसको हर 1-2 दिन में रिवाइज करो, फिर धीरे धीरे और यूनिट्स आते जाते तो पीछे वाली को कुछ दिन के लिए छोड़ दो, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम है तब उठा लो। ऐसे आपको अपनी रिवीजन करनी है, और रिवीजन मत भूलना। और जिनके पास अभी टाइम नहीं है, कि कुछ होंगे जिन्होंने अभी मंथ पहले या 2 मंथ पहले स्टार्ट किया होगा, उनका सिलेबस कुछ परसेंट ही कंप्लीट हुआ होगा, तो वो अभी भी कुछ दिन के लिए 1-2 यूनिट जो उनकी पेंडिंग है वो कर लो, और उसके बाद आप अपना मतलब उसके साथ साथ ही पीवाईक्यूज पर ही फोकस करो और रिवीजन पे, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप अपना 100% कंटेंट कवरेज करो, क्योंकि अगर आप अब 100% कंटेंट पे चले गए ना आप पीवाईक्यू कर पाओगे ना आप रिवीजन कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको बेस्ट वे में पढ़ लो, कि उसके हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। और क्या क्या डाउट्स है आप लोगों के, पूछो। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ वो होता है, हाँ ठीक है, हाँ
आपने जून वाला अटेम्प्ट देना है ना, सबसे पहले तो आपको मोटिवेट बैठ जाओ, सबसे पहले तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। अब तो वैसे ही फॉर्म्स की डेट आउट हो चुकी है, तो आप लोगों को वैसे ही हो रहेगा हाई एग्जाम आ गया। अब तो मोटिवेशन अपने आप आएगी कि अब तो एग्जाम देना ही देना। अब तक तो फिर भी थोड़े ढीले हो रहे होगे कि अभी तो डेट भी नहीं आई, अभी तो टाइम है एग्जाम में, ठीक है। अब तो डेट्स भी आ चुकी हैं, एक ही दिन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है। तो अब आप कह रहे हो कि मेरा सिलेबस हो चुका है, मैं पीवाईक्यूज भी कर लिए, अब मैं क्या करूं। अब आप पीवाईक्यूज लगाते हो, कितनी बार लगाया पीवाईक्यूज, ठीक है। अब आप अगर उनको दोबारा से लगाते हो कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट होते हैं, तो वो क्यों नहीं होते, क्योंकि आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है या आपने जो कंटेंट याद किया है वो आपके माइंड में नहीं है कुछ कंसेप्ट को। हाँ, तो वो क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को सिर्फ जब आपने पीवाईक्यूज करे, आपने सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ा, नीचे 4 ऑप्शन देखे, जोन सा मतलब हमने सिर्फ, कई बार तो ऐसे होता है हम सीधा आंसर देख लेते कि ये आंसर है, चलो जी ठीक है। आपने उसको एनालाइज नहीं किया, आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, हो गया। अब 4 दिन बाद दोबारा भी वो एमसीक्यू पढ़ोगे ना, आपको पता नहीं होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था। होता है ना ऐसा। वो क्यों होता है, क्योंकि जब आप एमसीक्यू को रीड कर रहे हो ना, आप अगर आपको वो आता है वेल एंड गुड कि मुझे ये आता है, मेरा इसका आंसर करेक्ट है, मैं इसको कभी गलत नहीं कर पाऊंगा। होता है काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम उसको गलत नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। अब जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं, उसमें क्या हुआ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने आंसर भी ढूंढ लिया, बट आपने उसको एनालाइज नहीं किया कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं और जो ये क्वेश्चन है मेरे सामने, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि मेरा क्यों नहीं क्रैक हो रहा। या तो मैंने वो वाला पॉइंट अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ, या मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा। यही 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैंने वो पॉइंट पढ़ा ही नहीं है, या मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो तो वो कैसे सोल्व होगा कि आप जितने मॉक एमसीक्यू पीवाईक्यू, मतलब आप जितना टाइम है ना सारा इसी पे लगा दो, रिवीजन मॉक एमसीक्यू पीवाईक्यू, उससे आपको क्वेश्चन समझना आ जाएगा कि क्वेश्चन में वो पूछना ही क्या चाह रहा है हमसे। क्योंकि अब जो नेट का लेवल है वो बहुत हाई हो गया, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। कई बार तो ऐसे होता है कि कौन सी यूनिट से क्वेश्चन था ये। तो मैं वही कह रही हूँ कि 25 to 30% होते हैं, 25 ही मान लो कि होते हैं क्वेश्चन, हमें समझ ही नहीं आते। बट हमें तो 70% जो पढ़ा, हम उसमें से तो क्रैक कर सकते हैं अपना एग्जाम। उस 25 के पीछे क्यों भागना है। अगर आप उस 25 के पीछे भागोगे ना, जो 70-75% आपको आता है ना, आप वही भूल जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप इतना प्रिपेयर कर लो कंटेंट, इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मेरा उसका क्वेश्चन तो कभी गलत ही ना हो। समझ रहे हो। अब आपका डाउट थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ जी बोलो। मैं वही कह रही हूँ, जो आपने पहले पढ़ा लिखा हुआ है उसको आप रिवाइज कर रहे हो। उसमें से अगर आपने सपोज एक यूनिट है, उसके 50 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स तो ऐसे होंगे आपने एक बार रिवाइज किया, ठीक है, दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, आपको उसमें से 50 में से 30 टॉपिक्स तो आते होंगे कि हाँ मैं इनको रिवाइज ना भी करूँ ना तो मेरा हो जाएगा क्रैक, ठीक है। भाई मैं इनको ना भी दोबारा से पढ़ूं इन 30 टॉपिक्स को, तो मेरे ये माइंड में फिट है क्योंकि मैं 5-6 बार रिविजन कर चुका हूँ। तो अब जो बाकी के 20 टॉपिक्स बचे, आपने उनको अलग से लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, डायग्राम, अपना एक काम करो, उसी टॉपिक की ना ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। और जैसे अब तो व्हाट्सएप पे अपना सिर्फ खुद का ग्रुप बना लो या अपनी चैट पे ही भेज लो, एक ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने पास ही भेज लो। उससे क्या होगा, आते जाते सुन लो, तो वो कंसेप्ट ना आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ये वाली थ्योरी मैंने पढ़ी थी। तो मैं अब मेरे मन में आ रही है क्या है, फोन तो हर किसी के पास 24 आवर्स होता है, उसी टाइम अपनी ऑडियो खोलो और सुन लो। तो इससे क्या होगा, आप लोग आते जाते ट्रेवल कर रहे हो, सुन लो, आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। काफी लोग जैसे ऑटो या बस से ट्रेवल कर रहे हो तो इजीली आते जाते ऑडियो सुन सकते हो ना, तो आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आपका कंटेंट मतलब प्रिपेयर्ड है, एमसीक्यूज भी काफी कर लिए, तो अब आप रिवीजन पे और पीवाईक्यू और मॉक पे फोकस करो। उससे क्या होगा कि आपको एक तो एग्जाम की और ना मॉक्स लगाओ, मॉक से पता लग जाएगा कि यार 3 घंटे बैठ के मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि अब भी हम पढ़ रहे हैं ना, 1 घंटा पढ़ते हो गए लगातार बैठ के, उसके बाद होता होगा यार नींद आ रही है, मुझे उठना है, मेरे को बस बैठना नहीं है, मेरे को 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए।
तो आप लोगों को अब तो हैबिट डालनी पड़ेगी, एग्जाम आ रहा है तो आप लोगों को मॉक सॉल्व करने चाहिए ना, वो ओएमआर शीट पे ही सॉल्व करना। उससे यही बेनिफिट होगा ना, ओएमआर शीट पे सॉल्व करोगे कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम का। साइलेंस प्लेस पे बैठो कि जहां पे मुझे 3 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, फोन अपना बंद कर दो या कहीं और ऐसी जगह पे रख दो कि मुझे 3 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, और अपना एक पेपर सॉल्व करो। उससे आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा एग्जाम का ही, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई मुझे 3 घंटे बैठ के पेपर अटेम्प्ट करना है। नहीं तो पता लगे एग्जाम में तुम्हें आदत ही नहीं है 3-3 घंटे बैठने की और वहां बैठ के तुम्हें नींद आ रही है, तो जो 6 महीने मेहनत करी उसका फायदा क्या होगा। तो बेटर है आप लोग अभी से ही अपने ऊपर फोकस करो और जितना पॉसिबल है अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई करो। और किसका क्या डाउट है पूछो, किसी का कोई डाउट है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है ठीक है। कि कौन सी यूनिट से है? हाँ आप एक साइड पे अपनी यूनिट्स रिवाइज करते जाओ जोन से, ठीक है, साइड बाय साइड। और एक तरफ आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो ना, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उसी का ही वो टॉपिक अपना खोलो और देखो कि मुझे यहाँ पे क्यों डाउट आया। या तो मैंने कंटेंट नहीं अच्छे से पढ़ा था या मेरे कंटेंट में वो पॉइंट ही नहीं था। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको पीवाईक्यूज पता लग जाएंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक का पीवाईक्यू किस तरीके से पूछा गया। समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सिर्फ कंटेंट कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता लगेगा कि पीवाईक्यू आएंगे किस तरीके से। तो इसीलिए पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना ना बहुत नेसेसरी हो जाता है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम को क्रैक करना। कंटेंट जितना मर्जी पढ़ते जाओ, आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं होगा कि भाई क्वेश्चन पूछे कैसे जाते, तो फायदा क्या है कंटेंट को पढ़ने का? कोई फायदा ही नहीं है। एग्जाम में तो बस आप उस एक क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे कि ये पूछना ही क्या चाह रहा है मुझसे। जब भी कोई यूनिट करो उसके बाद उसके पीवाईक्यूज करो, हाँ बिल्कुल। यूनिट के बाद ही तुरंत हाँ बिल्कुल, हाँ छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, बिना पीवाईक्यू के तो कुछ भी नहीं है। उससे थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है कि नहीं यूनिट टू कर लेते हैं, बस रहने देते हैं, पीवाईक्यू रहने देते हैं, फिर भी साफ हो जाती है, तो आप वही तो कह रहे हो, रिवाइज करना पड़ेगा ना। अब ये होता होगा कि यार लेजीनेस आ रही है, मेरे को नींद आ जाएगी, मैं नहीं करती पीवाईक्यू, तो आप इंटरवल्स पे करो कि भाई ठीक है मैं हाफ आवर पीवाईक्यूज करती हूँ, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद मैं ना किसी और यूनिट का कंटेंट पढ़ लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, आप लोग ना एक ही चीज नहीं करोगे, एक ही चीज कर रहे हो तो आप बोर हो रहे हो। ठीक है, अब आप 30 मिनट्स लगाए, कुछ पीवाईक्यूज कर लिए, 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, वॉक कर ली, रूम की सफाई कर ली, कुछ भी कर लिया 5-10 मिनट्स में। उसके बाद आपने किसी और यूनिट का कंटेंट नया पढ़ना है वो पढ़ लो, किसी और यूनिट को रिवाइज करना है वो कर लो, फिर उसके बाद दोबारा पीवाईक्यू लगा लो हाफ एन आवर लगा के। तो इससे ना एक वो बन जाता है पाथ कि आप बोर भी नहीं होगे और आपको जो जो करना है वो आप सब करते जाओगे। समझ रहे हो? और किसी को क्या डाउट है? मैम हमें हर रोज अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू डे अलग अलग बनाना चाहिए या फिर हमें मंथ का टाइम टेबल अलग से बना के रखना चाहिए, कैसे ये करना है? देखो टाइम टेबल ऑलमोस्ट 90% के साथ होता होगा, आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया फॉलो ही नहीं करते हो। 90 to 95% के साथ होता है, मैं भी उन्हीं में से थी, टाइम टेबल बनाओ फॉलो नहीं होता था। तो अब टाइम टेबल बनाने का फायदा क्या, आपने हाफ एन आवर लगा के वीक का या 10 डेज का टाइम टेबल बनाया, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आपने हाफ आवर अपना वेस्ट ही किया ना। तो बेटर है आप अपने डे को एक डे रात को प्लान कर लो, 10 मिनट्स लगा के 5 मिनट्स लगा के कि कल मुझे ना ये पढ़ना है, आज मैंने ये पढ़ा था, कल मैं ये टॉपिक्स पढ़ लूंगी, ये पीवाईक्यू, सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे, नेक्स्ट डे का प्लान बन जाएगा। उससे क्या होगा
कि आप लोग खुद से भी बोर नहीं होगे कि यार मुझे इतना सारा पढ़ना है, मैंने 10 डेज का बना लिया। वो ना स्ट्रेस आ जाता है माइंड में कि यार मैंने 10 डेज का टाइम टेबल तो बना लिया, बट मैं उसको फॉलो ही नहीं कर पाया। तो क्योंकि हर किसी को अंदर से पता है मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, 95% को साथ तो होता होगा। तो बेटर है ना आप एक दिन पहले ही अपना डे प्लान करो। क्यों 10 डेज पहले का प्लान करना है? क्योंकि बीच में कई बार ऐसे हो जाता है आप बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया, घर पे कोई आ गया, तो कुछ डेज एक दो ऐसे हो जा, वीक में एक डे तो ऐसा हो ही जाता होगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे। फिर वो टाइम टेबल को चेंज करने बैठोगे, फिर आप उसमें अपने 15-20 मिनट्स खराब कर दोगे जो आप फॉलो भी नहीं करोगे। फायदा क्या, आप अपने टाइम खराब कर रहे हो उसके अंदर। टाइम वैसे ही कम बचा आपका एग्जाम के लिए। एक मिनट उसका डाउट ले लूं फिर पूछती हूँ। देखो देखो पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों को पता है कि पेपर 1 जो है वो कम मार्क्स का आता है और पेपर 2 ज्यादा मार्क्स का। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग पेपर 1 को इग्नोर करो और पेपर 2 पे फोकस करो। पेपर 1 को भी साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा, बट पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है ज्यादा उसी में से आते हैं और वो आप लोगों का बैकग्राउंड है तो आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, उसके क्वेश्चन उसमें ज्यादा स्कोर कर पाओगे आप। तो बेटर आप पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करो और मीनवाइल पेपर 1 पे भी करो कि अगर आप 2-3-4 घंटे पेपर 2 को दे रहे हो तो 1 घंटा पेपर 1 को भी दे दो। तो इससे क्या होगा, पेपर 1 साइड बाय साइड होता रहेगा और पेपर 2 भी हो जाएगा। और अब आप ऐसे भी कर सकते हो, पेपर 1 में टीचिंग रिसर्च तो इजीली हो जाती होगी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और डीआई की प्रैक्टिस चाहिए। डेली 15-20 मिनट्स निकालो, प्रीवियस ईयर के या मॉक या एमसीक्यू टाइप में जो कॉम्प्रीहेंशन है, डीआई है, उनकी प्रैक्टिस करो। 20 मिनट्स ही लगेंगे ना हार्डली एक कॉम्प्रीहेंशन और एक पीवाईक्यू को, डीआई के पीवाईक्यू को करने के लिए। उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन समझ आने लगेंगे कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का ये दोनों यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और ये इजी है प्लस स्कोरिंग है। समझो ये दोनों यूनिट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये दोनों यूनिट बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप डेली के 15-20 मिनट्स निकालो, सिर्फ आपके दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आ रही है? हाँ जी, अब आप पूछो। देखो बात क्या आती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं कह दूं कि आपको 6 घंटे पढ़ने चाहिए, आपको 10 घंटे पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है, कॉलेज जाना है और भी बहुत काम है, आप 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपने इंस्टीट्यूट भी आना है। तो मैं किसी को ये स्पेसिफाई नहीं कर सकती कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। मैं ये कहूंगी कि आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको प्रोडक्टिवली पढ़ो, अपने डिस्ट्रैक्शन हटा के पढ़ो। ये क्या होता है कि एक बच्चा है वो कहता है कि मैं 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस है, आधे घंटे में कोई रूम में आ रहा है, कोई फोन आ रहा है, कोई बुलाने आ गया कि चल मेरे साथ मार्केट तक चल, ये कर, भाई मैं 4-4 घंटे पढ़ रहा हूँ। और एक उसके अपोजिट वही बच्चा है जो क्या कर रहा है, 1 घंटा प्रोडक्टिवली पढ़ रहा है, अकेला बैठा है शांति से, बिना फोन बिना लैपटॉप, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा है, अपना पढ़ रहा है, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन। दोनों की प्रोडक्टिविटी इक्वल निकल रही है, दोनों ने सेम टॉपिक्स ही कवर किए हैं। तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 1 घंटा पढ़ना चाहिए। बात आती है यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्टिविटी की कि आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको प्रोडक्टिवली पढ़ो। समझ रहे हो कि जितना भी पढ़ रहे हो आप। और क्या होता है कि कई बार सपोज आप भाई आज नहीं पढ़ पाया मैं, तो आप अगले दिन ना गिल्ट में रहते हो कि यार मैं ना कल पढ़ा नहीं था। होता है यार, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो आपको कई बार होता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप सिर्फ 15-20 या आधा घंटा निकाल के कोई भी टॉपिक रिवाइज कर लो, कुछ भी कर लो, उससे ना आपको एटलीस्ट गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं कल पढ़ा नहीं था। आप खुद कहोगे कि मैंने इतने बिजी शेड्यूल में से भी ना अपने लिए हाफ एन आवर निकाला था। वो मोटिवेटेड फील करोगे आप, आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक्चुअल में एग्जाम क्लियर करना है, इसीलिए मैंने बिजी शेड्यूल में से भी अपने लिए हाफ एन आवर निकाला। हमारा माइंड हाँ, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना खुद ही आपको वही स्टिमुलस पॉजिटिव मिलेगा और आप उतना अच्छा ही अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाओगे और उतना इजीली आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब ऐसे होता होगा कि भाई मुझे तो नींद आ जाती है, या कोई कहता है कि सुबह उठ के पढ़ लो, कोई कहता है रात को पढ़ लो। होता है ना, हर किसी का अपना होगा कि एक को सुबह पढ़ना पसंद होगा, एक को रात को पढ़ना पसंद होगा।
कहते होगे कि मुझसे सुबह तो उठा नहीं जाता मैम, मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, अलार्म बंद कर करके सो जाता हूँ। होता है। सबसे पहली चीज तो आप क्या करो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर लेना, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे ना, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। और जो आप पढ़ भी रहे हो ना, वो आप ऐसे नींदों में पढ़ोगे कि आपको पता ही नहीं है आप पढ़ रहे हो, बस वो आपके माइंड में ही नहीं जा रहा। होता है ऐसा। तो सबसे पहले तो ना आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर लेना, टाइम से सो। अगर आपको लेट रात तक पढ़ने की आदत है तो रात को पढ़ो और सुबह थोड़ी सी लेट उठ जाओ, और अगर आपको सुबह जल्दी पढ़ने वाली हैबिट है तो आप रात को जल्दी सो जाओ। अपनी नींद को मैनेज करो। सेकेंड पॉइंट, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अगर आप हाइड्रेटेड हो ना, 2 to 3 लीटर्स वाटर लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप खुद ही एनर्जेटिक फील करोगे। आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। काफी बच्चे होंगे जो पानी बहुत ही कम पीते होंगे, तो 2 to 3 लीटर्स तो जरूर पियो। आप खुद ही 3 4 5 दिन में आपको खुद ही लगेगा कि अगर मैंने ये रूटीन स्टार्ट करी है ना, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। पानी कम पीने से नींद भी बहुत आती है, बिल्कुल आती पानी है। खाना पीते तो नहीं आती, हाँ नहीं आती। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। वो साइंस का रीजन है, मुझे नहीं पता जो भी है, बट आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आप वो बेटर फील करोगे। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अच्छा खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। फास्ट फूड जितना खाओगे ना उससे उतने ज्यादा आलस आएगा, नींद आएगी। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर खाते हो, एज है, खाते भी होगे, अब एकदम तो नहीं छोड़ा जाएगा, बट धीरे धीरे छोड़ो। तो वीकली खा लिया 1 या 2 बार, मतलब क्योंकि जितना ज्यादा आप फास्ट फूड खाओगे ना, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं जा रहा। जब तक बॉडी के अंदर कुछ अच्छा नहीं जा रहा तो बॉडी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी कैसे? समझ रहे हो? तो अच्छी हैबिट्स लो। पॉसिबल है तो आप 30 मिनट्स वॉक के लिए भी जाओ। मॉर्निंग वॉक अगर खुद करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को खुद ही अच्छा लगेगा कि यार, मतलब अगर आप लोग 10 डेज भी रेगुलर वॉक पे चले गए ना, 11 डे आपको खुद होगा कि यार मैं आज गई नहीं, मुझे तो जाना चाहिए था, मेरे को खुद ही अच्छा नहीं फील होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आप इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लोगे ना, तो आप खुद को अच्छा फील करने लगोगे। अगर खुद ही अच्छा फील करोगे तो फॉर श्योर आपका पढ़ाई में मन लगेगा अपने आप ही। और एक मोटिवेशन अपने पास रखो कि मुझे ये एग्जाम क्यों क्रैक करना है। भाई किसी ने रिसर्च में जाना होगा, किसी ने पीएचडी करनी होगी, किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी होगी, और किसी ने उसके बाद भी रिसर्च में ही जाना होगा, या किसी ने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना हो। हर कोई नेट किसी पर्पस के लिए क्रैक कर रहा होगा। कोई मोटिवेशन तो होगी आप लोगों के पास। अगर आप लोग मोटिवेट रखोगे खुद को तो फॉर श्योर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। समझ रहे हो? तो एक मोटिवेशन, चाहे फैमिली मेंबर्स की कि हाँ भाई मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, मुझे ये एग्जाम तो क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करूंगा मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। तो एक मोटिवेशन तो होनी ही चाहिए सबके पास। उसकी वजह से आप ज्यादा पढ़ोगे और इजीली एग्जाम को क्रैक करो। और किसी को कोई डाउट? टाइम लास्ट के 10 मिनट रह जाते हैं तो 10 मिनट में करना पड़ता तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? है। तो दोनों में मुझे ये प्रॉब्लम आपने मॉक्स प्रैक्टिस किए थे? है। इस बार तो किया पर लास्ट बार पहले नहीं किए थे ना? 2 बार जो आपने अटेम्प्ट दिए उसमें मॉक नहीं किए, पीवाईक्यू किए, एमसीक्यू किए। किए हैं पर इतने तो मॉक्स नहीं किए ना, मैं तभी तो मैं वही तो कह रही हूँ। मॉक में क्या है कि आपके पास पूरा पेपर है, वो 3 घंटे का, एक 3 घंटे का पेपर। 45 मिनट में मेरे बीआई में और आरसी में लगा तो ज्यादा तो मैं यही तो कह रही हूँ, आप डेली के 15 20 मिनट्स निकालो जिसमें डीआई और कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करो। उसमें टाइम लगता है, आपका पेपर में टाइम मोस्टली वहीं कंज्यूम होता होगा। यस मैम तो वही तो कह रही हूँ, आप प्रैक्टिस करो ना। अभी भी आपके पास 55 डेज है। आप डेली के 20 मिनट्स निकाल के एक कॉम्प्रिहेंशन और एक डीआई करोगे, तो उससे क्या हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपसे वो क्वेश्चन, अगर पहले 45 मिनट्स में होते हैं, आपने 1 वीक प्रैक्टिस करी, तो आप उसको अपने आप ही 30 मिनट्स पे ले आओगे। अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन है डीआई का, भाई मैंने इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है, कुछ सेकंड में मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये बात आती है प्रैक्टिस के ऊपर। डीआई और कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत मस्त है, क्योंकि उसके बिना तो आप लोग 1 1 घंटा भी लगा दोगे पेपर में, अगर 1 घंटा उस पर लगाओगे तो बाकी चीजें कब करोगे? तो मैं
तभी तो बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो ना, अभी से, अभी तो 55 डेज है। भी लग जाता है मार्क्स ये बच्चा है डीआई तो आधा घंटा लग जाता है। अब आप डेली बेसिस कितनी प्रैक्टिस करी है आपने, कितने दिन प्रैक्टिस करी, डेली बेसिस पे करो। पीवाईक्यूज वाले उठा लो, मॉक क्वेश्चन दुनिया भर के अवेलेबल है नेट पे भी, जितने मर्जी ले लो, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। मैम भी प्रोवाइड हाँ, करती मैम है भी बहुत प्रोवाइड करते होंगे, हाँ। DI। हाँ, तो उनकी कोई कमी नहीं है, वो आप कहीं से भी ले सकते, ये नहीं कह सकते कि मैम मॉक कहाँ से मिलेंगे, बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। एनटीए की खुद की भी जो वो है ऐप, अभ्यास वाली है, उसके अंदर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, उनमें से अपना डीआई वगैरह करो। उसके बाद से क्वेश्चन रह सकते हैं। तो वही तो कह रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो कम टाइम लगेगा ना आपको। अगर अभी आप हाफ एन आवर लगा रहे हो, आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करोगे, तो कल को वो आप इतने कन्वीनियंट हो जाओगे उस डीआई और कॉम्प्रिहेंशन के साथ, आप उसको चुटकियों में सोल्व कर लो, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। आप कहोगे ये तो मेरा मतलब बेस्ट पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है। डीआई में क्या है कि आपको कैलकुलेशंस में टाइम लगता है, तो आप जब उसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, तो आप ना ट्रिक्स के साथ करो कि मैथ्स को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, कि भाई डिवाइड है, प्रॉपर डिवाइड ना करो, तो छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैम आपको सिखाते हैं उनसे सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बचेगा। तो फिर आप अपना प्रैक्टिस से अपने मॉक वाला, मतलब जो आपने रियल एग्जाम में बैठना है वहां पे, अब आपने जितनी प्रैक्टिस करी है ना, वो वहां पे आपको बेनिफिट दिखेगा। और मॉक्स जरूर लगाओ भाई, ये कह रहे हैं ना कि जैसे मैम पेपर रह जाता है, इसीलिए कह रही हूँ मॉक्स लगाओ और ओएमआर शीट पे लगाना, क्योंकि एकदम नया पैटर्न आ रहा है, तो ओएमआर शीट तो मस्ट है ना। ओएमआर शीट पे ही करोगे प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा एग्जाम का, कि एग्जाम कैसा आ रहा है, तो जिस हिसाब से एग्जाम आएगा, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा ही, तो उससे आपको वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, यार ये मॉक मतलब ओएमआर शीट कैसे भरनी थी, या मैंने गलत कर दिया, तो आप प्रिपेयर्ड होगे उस चीज के लिए, कि मैं जो ऑप्शन मार्क कर रहा हूँ ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो इससे आप लोगों को एक एनवायरमेंट, मतलब आप मॉक्स जितने पॉसिबल है ना लगाओ, ये मत सोचो कि एक या दो ही लगा लेते हैं, या दो तीन लगा लेते हैं बस बहुत है। ये सिर्फ मॉक इसीलिए नहीं है कि हाँ बस चलो लगाने हैं, मैम ने बोला है तो लगाने हैं, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट मस्ट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आधा पेपर तो रह ही जाएगा। समझ रहे हो? और क्या क्या डाउट्स है किसी के कोई डाउट? अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें आते हैं, सबसे पहले वो शुरू कर करते दो। हैं पूरा का हाँ, पूरा पेपर। पेपर 1 से ही शुरू करो, कॉम्प्रिहेंशन डीआई एज ऑफ नाउ छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जैसे भाई एक क्वेश्चन पढ़ा, सिर्फ 10 सेकंड पढ़ना है उसको, कि ये मुझे आता होगा या नहीं आता होगा, आता होगा तो पूरा पढ़ो, उसको टाइम दो 1 मिनट का या 45 सेकंड्स का, जितना भी लगता है, करो फिल करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। भाई ये ऊपर से पढ़ा, मेरे को इसमें टाइम लगेगा, कंफ्यूजिंग है, स्किप, मतलब 10 सेकंड में येस और नो डिसाइड करना है कि मुझे ये अभी अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। फिर उसके बाद कर लिए, उसमें से 40 50% तो कर ही लोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो। उसके बाद जो रह गया, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आओ जिनमें मेरे को एक या दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, या फिर आप डीआई कॉम्प्रिहेंशन कर लो कि पता है ये मैं कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सॉल्व कर लो, क्योंकि हर किसी की ना अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी के लिए एक यूनिट आसान होती है तो दूसरे के लिए वो डिफिकल्ट होती है। भाई मेरे लिए टीचिंग इजी है तो आपके लिए टीचिंग डिफिकल्ट हो सकती है, मेरे लिए पीपल एनवायरनमेंट इजी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको सिर्फ खुद से ही डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, मुझे डीआई पहले अटेम्प्ट करना है या बाद में अटेम्प्ट, ये सिर्फ खुद के ऊपर है। समझ रहे हो? अब पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट ले लो, हायर एजुकेशन ले लो, लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडियन लॉजिक उसके अंदर काफी लर्न करने वाली चीजें ज्यादा है ना, तो वो आप काफी भूल जाते होगे, थोड़ा पढ़ा 4 दिन बाद फिर भूल गए कि भाई इसका इस कन्वेंशन का ईयर क्या था, होता है ना पीपल एनवायरनमेंट में, या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज है इनका ईयर क्या था, इसका नाम क्या था, इसको किसने बनाया था।
तो ये वाली चीजें ना आप छोटी छोटी मतलब एक डायरी कॉपी मतलब क्रक्स नोट्स के लिए बना लो, जिसमें सिर्फ आप लिखो कि ये वाली यूनिवर्सिटी है, इसका ये ईयर है, ये थ्योरी थी, ये इसने दी थी। उससे क्या होगा कि आप उसको डेली बेसिस पे 5 मिनट्स 10 मिनट्स लगा के गो थ्रू करोगे ना, आपके माइंड में बैठने लग जाएंगी चीजें कि हाँ ये वाली ईयर था, ये इस यूनिवर्सिटी के साथ अटैच था। तो ताकि जब वो पेपर में क्वेश्चन आए ना, आप 10 सेकंड में उसको सोल्व कर दो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ईयर वाले भी आते हैं, पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का ईयर कौन सा था, कौन इसका हेड था, कौन अपॉइंट करता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। अब कुछ थ्योरीज होती हैं जैसे कि सिर्फ आपने उसको एक बार पढ़ लिया ना, मतलब मीनिंग समझ आ गया, उसके अंदर कुछ भी वो नहीं है कि हमें किसी ऑथर का नाम याद करना है। कंसेप्ट होते हैं ऐसे जिसमें सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, मतलब नाम पढ़ के हमें मीनिंग समझ आ जाता है। तो वो तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके माइंड में जो चीज बैठ गई उसको दोबारा रिवाइज क्यों करो, एग्जाम के टाइम पे ऊपर ऊपर से तब रिवाइज कर लेना। बट जो मेजर चीजें रह जाती है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डेट्स वगैरह वाली और ये छोटी मोटी चीज, इनका अलग से नोट करो। फोटोज लिख के फोटोज क्लिक कर लो, भाई फोन तो हाथ में होता है, फोन चला रहे हो उसी को पढ़ लो, वॉक कर रहे हो घर में ऐसे टहल रहे हो बैठे उसको पढ़ लो। जैसे मैम मैं दिसंबर क्योंकि यूट्यूब पर से लेके अब दिसंबर है, तो हम लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट पूरा, जैसे अभी हायर एजुकेशन ही हमने किया, अभी हमने इम्पोर्टेंट उसके अंदर यूनिवर्सिटी किए के टाइम वगैरह और वाईफाई के नाम याद किए हैं। तो हमें पूरा उसको गो थ्रू करना चाहिए चैप्टर के केवीएस बादाम कि हायर एजुकेशन पूरा अच्छे से पढ़े, कि इम्पोर्टेंट जो है उसको पढ़ना चाहिए। देखो आपके पास टाइम है, अभी अभी आप सारा गो थ्रू करो, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो जून वाला अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, तो आपके पास टाइम है कि आप उसको कंप्लीटली पढ़ो। जैसे मैम की बुक भी होगी, उसके अंदर कंसेप्ट है, मैम कराते हैं केवीएस की बुक से हमारे पास। ठीक। और हाँ मैम तो इम्पोर्टेंट वो उसमें से बताते रहते होंगे। ठीक है, तो आप अभी सब गो थ्रू करो, क्योंकि मैंने खुद भी केवीएस मैदान पढ़ी थी पेपर 1 के लिए, वो बेस्ट बुक है अब तक की पेपर 1 के लिए। तो आप उस लैंग्वेज बहुत लैंग्वेज का है थोड़ा, बट मैम है आपको समझा देते होंगे, कहीं पे भी डाउट है। यही तो बेनिफिट है कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, कहीं पे छोटा सा भी डाउट आया, आजकल व्हाट्सएप है, आपस में पूछो, व्हाट्सएप मतलब फ्रेंड से पूछ लो कि भाई ये डाउट है। उससे क्या होता है, एक दूसरे से आप पूछोगे ना, अगर आप किसी को कोई टॉपिक समझा रहे हो ना, वो टॉपिक आपके माइंड में रहेगा। खुद से जब किसी को कोई चीज समझाते हो ना, वो टॉपिक आपके माइंड में रहता ही रहता है। तो एक दूसरे से पूछा करो क्वेश्चन, उससे तुम दोनों का मतलब जो आपस में आप लोग डिस्कस कर रहे हो, उससे आप लोगों का ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, रिकॉल होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप एक दूसरे से पूछो, मैम है मैम से पूछो, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो इससे क्या होता है कि देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करें कि ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, ऑफलाइन, ऑनलाइन का मेजर जो है वो यही है कि डाउट सॉल्व नहीं हो पाता। और अगर आप डाउट सॉल्व खुद से करने बैठो ना, आपका आधा टाइम वहां वेस्ट हो जाता है। मेरे साथ यही चीज हुई थी, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मेरे को जो जब मैं क्वेश्चंस पढ़ती थी, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मुझे लग रहा है इसका आंसर ये होना, क्योंकि जो बुक्स होती है ना, उसके अंदर आंसर्स कई बार गलत दिए होते हैं, जैसे केवीएस मैदान देख लो, ट्रूमैन देख लो, आंसर्स गलत दिए हुए हैं। अब मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया, मैंने उठाए पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसका आंसर ये होना चाहिए, बुक में कुछ और दिया हुआ, मैं फिर जा रही हूँ ऑफिशियल साइट पे आंसर की ढूंढने की, इसका आंसर दिया क्या हुआ था। तो इससे क्या होता है, टाइम जो है ना, मेन फोकस से हटके सिर्फ उस चीज पे चला गया। ठीक है, मतलब आप लोग खुद से सर्च करो, मैं ये नहीं कह रही कि खुद से सर्च नहीं करना चाहिए, बट जहां पर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो वो आपके पास जहाँ पे ऑफलाइन के लिए मैम अवेलेबल है, आप मैम से डाउट सोल्व करो, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है जब आपके पास ऑप्शन है। तो मतलब बेसिकली क्या है, बस पढ़ो। अब तो यही टाइम आ गया कि पढ़ो। अब तो आप लोगों को खुद को भी ये नहीं होना चाहिए कि मैम डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। अब तो फॉर्म्स की, क्योंकि बेसिकली हम पहले तक पढ़ रहे होते हैं, बट जब एग्जाम की डेट आती है ना, हमें मोटिवेशन तब जाके मिलते हैं एक्चुअल में। अब फॉर्म्स आउट हुआ, फॉर्म्स अभी फिल कर लेना 2 4 5 दिन के अंदर, क्योंकि लास्ट के डेज में क्या होता है, साइट कभी नहीं चल रही, फिर प्रॉब्लम होती है कि हम तो फॉर्म, बहुत बच्चों के साथ ऐसे होता है, सारा 6 महीने मेहनत करी, फॉर्म ही नहीं भर पाए,
लास्ट सोचा था लास्ट डे पे भरेंगे, लास्ट डे पे भरने बैठे, साइट नहीं चल रही थी, या मेरे से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी, मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, फॉर्म ही नहीं भर पाए। क्या फायदा वो 6 महीने जो तुमने मेहनत करी है। तो बेटर है ना, फॉर्म की डेट्स आउट हो चुकी हैं, आप 4-5 दिन में भरो। एक वो ना स्ट्रेस रहता है माइंड में कि यार अभी मैंने फॉर्म भी फिल करना है, तो बेटर है एक वो स्ट्रेस खत्म करो। एग्जाम डेट्स आ गई, फॉर्म आ गया, आप अपना फिल करके पास हो, क्योंकि पता है आप लोगों ने एग्जाम तो देना ही है, इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हो ना। अगर जून वाला अटेम्प्ट देना है तो फिल करो फॉर्म को, किसका वेट करना। फर्स्ट हम लोगों को जो ज्यादा स्कोरिंग के पेपर बनती कौन कौन सी करनी चाहिए पहले। अब हम भी देना चाहते थे कि जो भी कुछ एक महीने से यूनिट शुरू करके देंगे, पहले हम लोग सोचते हैं कि स्मूथ अटेम्प्ट दे और ट्रायल बेसिस। हाँ ठीक है। तो अब जाके वहाँ पे अगर हमने हमारी यूनिटी कुछ भी कवर नहीं है, वहाँ पे बहुत स्ट्रेस कैसे हो जाए कि भी हम कुछ तो नहीं आता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पीवाईक्यूज है ना उससे एनालाइज करना पड़ेगा कि जो उनसे रिपीटेड टॉपिक्स है, हर यूनिट के कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, तो आप वही करो एज ऑफ नाउ बस। वो मैम आपको इजीली लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि ये टॉपिक्स है, आप अभी के लिए ये पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपने एक बार ऊपर ऊपर से मतलब यूनिट को, मतलब ये हो जाएगा कि कुछ कुछ काफी यूनिट्स हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पता है यार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, आप उनको अच्छे से कर लो। अगर आपने जून वाला अटेम्प्ट देना ही है, आप उनको पढ़ के जाओ, फिर क्वेश्चन करो, मॉक्स करो, पीवाईक्यूज करो। प्रिपेयर करने वाले, हाँ, करने वाले 2-3 मंथ्स में भी क्रैक कर जाते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि आप काफी टाइम डिवोट कर सकते हो डे में, तो आप पढ़ो। क्यों नहीं देते जून का अटेम्प्ट दो, एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा कि पेपर आता कैसे है, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई पेपर में, तो आप वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जिन्होंने 1-2 बार अटेम्प्ट दिया होगा, आप लोग अटेम्प्ट दिया, रिजल्ट आया, नहीं हुआ क्रैक, उसके बाद आप लोग अपने पेपर को एनालाइज करते हो, अपनी जो आंसर शीट आती है उसको डाउनलोड करते हो, उसको एनालाइज करते हो कि आपका वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था। या तो मैंने उस क्वेश्चन को गलत पढ़ा था, हाँ सी पे लगा दिया, वही कह रही हूँ ना। या तो ऑप्शन आप क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ा, एक रीजन तो ये हो सकता है। या आपने ऑप्शन ए मार्क करना था, आपने बी मार्क कर दिया, या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर आपने टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था। ये 4-5 मेजर रीजंस होते हैं। तो आप लोग जब भी अटेम्प्ट देते हो उसके बाद ना अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि आपका पेपर क्रैक क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे मेजर डिफरेंसेस आए। कि भाई अगर मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा था यार, बाद घर पे आके लगता है वो वाला, जब आप आंसर की डाउनलोड करते हो अपनी, तो देखते हो यार ये क्वेश्चन तो मैंने खुद की गलती से, कि मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने इसमें नोट नहीं पढ़ा लिखा हुआ, या मैंने डिसएडवांटेज नहीं पढ़ा, मैं कुछ और ऑप्शन मार्क कराया। ये खुद की गलती है ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। अगर आप क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आंसर तो गलत होने के चांसेस है ही। तो आपका सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, फिर आप अपनी गलतियों से सीखोगे। जो खुद गलतियां की होती है ना उसको सीखना, उसके ऊपर वर्क करना, वो बहुत बेस्ट होता है। तो मॉक हम ये लोग वो भी देने वाले हैं हाँ, उसका। वो मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तभी तो कह रही हूँ मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे, रिवीजन भी करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे। हाँ वो भी होते हैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होकर पेपर में नहीं जाना कि हाँ बस मुझे तो 100%, क्या मुझे 200% आता है सारा का सारा, मैं तो बस, मैं ये नहीं कह रही कि कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना, बट ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग क्वेश्चन को गलत करके ही आओगे, ये होता है, सबके साथ होता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होके जाओगे तो क्वेश्चन गलत करके जाओगे। बेसिकली क्या होता है कि आप ना उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जिसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। यही हुआ होगा आपके साथ भी, आपने क्वेश्चन को बस सिर्फ ये पढ़ लिया कि टीचिंग वर्ड पढ़ा, हाँ भाई, अंदर देखा ही नहीं, वो आगे पढ़ा ही नहीं कि वो पूछना क्या चाह रहा था टीचिंग के बारे में। यही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, यही चीजें आप गलत कर देते हैं। और किसी को कोई डाउट? हाँ, हाँ वो इसके बाद होगा।
कितने बच्चे हैं कॉमर्स के अभी? 4, 4-5 है। ओके, 2 ये है ना, एक ये, 2 ये रहे, 4 हो गए, एक आई नहीं है। तो आप प्रिपेयर्ड हो, मोटिवेटेड हो? बोलो। तो अटेम्प्ट अच्छे से देना है इस बार वाला, क्रैक ही करना है इस बार। तो बस कोई लास्ट अटेम्प्ट ही समझो इसको कि हमें तो यही देना है और क्रैक करना है, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। ये सोच के मत करना कि चलो दे लेते हैं, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नेट का एग्जाम ना दुनिया देती है, कुछ लैक्स में पीपल एग्जाम देते हैं, लाइक 9-10 लाख पीपल, तो हर सब्जेक्ट के टोटल बता रही हूँ, 9-10 लाख एग्जाम दे रहे हैं। उसमें से 50% ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया है एक दूसरे की रीस में कि वो दे रहा है, चल मैं भी दे देता हूँ, सिलेबस भी नहीं पता कईयों को, तो वो भी एग्जाम देने आते हैं। तो वो चीज क्यों करनी है? मतलब एग्जाम की फीस भी इतनी है, 1150 रुपीज आएगी इस बार भी। तो जब एग्जाम की इतनी फीस है, जब तुमने पढ़ना ही नहीं, तुम्हारा मोटिव ही नहीं है क्रैक करने का, तो क्यों देना है वो एग्जाम? बेटर है कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना एग्जाम की, इस हिसाब से करो कि ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट देना और मुझे क्रैक करना है ये एग्जाम, बस इस मोटिवेशन के साथ देना। उससे आप लोगों को ही मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, बस यही डिसीजन रखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने एग्जाम देना है, हाँ जी देना है। मोटिवेटेड हो, इसी बार में क्रैक करना है, हाँ जी करना है तभी एग्जाम दो, वरना मत ही दो। किस लिए देना है? और अब तो मतलब काफी टाइम से वैसे गवर्नमेंट वाली वैकेंसी नहीं निकली है, बट वो निकलेगी होपफुली इस ईयर ही। तो अगर आप लोग जून वाला अटेम्प्ट क्लियर कर लेते हो तो आप लोग उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बेनिफिट है आप लोगों के लिए ही कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अभी ताजा ताजा नेट का एग्जाम का पड़ा होगा, एक एग्जाम देना है, वो भी वही आएगा, मतलब नेट के सिलेबस का ही एमसीक्यू बेस्ड आएगा फर्स्ट वाला जो एग्जाम होगा, तो वो क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव और फिर इंटरव्यू। तो बेटर है ना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। किसी ने पीएचडी में जाना हो, कितने बच्चों को पीएचडी करनी है आगे? सबने, और मतलब करनी है काफियों ने। तो आप लोगों को अब तो वैसे भी एक और नया पैटर्न आ गया कि नेट का स्कोर काउंट होगा, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए नेट का स्कोर काउंट होगा। तो अब तो आपको और भी बेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 70% वेस्टेज आपके नेट के स्कोर को दी जाएगी और 30% इंटरव्यू को दी जाएगी, हाँ पीएचडी के लिए। तो बेटर है ना आप 100% दो इस एग्जाम में और क्रैक करो, जेआरएफ निकालो, और अपना आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आपकी पीएचडी भी होगी। बस अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखना है, आगे अपना गोल रखो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक क्यों करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है एडॉक बेसिस पे, या फिर मुझे पीएचडी करनी है। ये दो ही ऑप्शंस हैं बेसिकली तो नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपना गोल अपने सामने रखो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर क्यों करना है। जरा से भी डीमोटिवेटेड फील हो ना, बस अपने आगे पीएचडी वर्ड लेके आओ या अपने आगे असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ड लेके आओ कि हाँ मुझे इसलिए ये एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एग्जाम को क्लियर करना है। समझ रहे हो? तो ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना है, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है अभी भी। पढ़ना है तो अभी भी बहुत टाइम है, ये नहीं सोचना कि यार थोड़े से दिन रह गए, हाय मैं कैसे करूं, हाय मैं कैसे करूं। आप लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, इस एग्जाम को देने के लिए ही मेहनत कर रहे हो ना, इतना टाइम लगाया है, कोचिंग पे आ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, तो ये क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम को क्रैक करने के लिए ही ना। करो करो पूरी मेहनत, सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। अब आप ये मत सोचो कि हम कोचिंग पे आगे, चलो जी 2 घंटे 3 घंटे क्लासेस ली, मैम ने पढ़ाया, हो गया। नहीं हो पाएगा। आप खुद ही 3 दिन में भूल जाओगे मैम ने फर्स्ट डे पे क्या पढ़ाया था हमें। जो पढ़ के जा रहे हो उसको घर पे जाके रिवाइज जरूर करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें माइंड में रहेंगी। यही होता है ना। और किसी को कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है किसी को? आप लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? केवीएस? केवीएस बुक अच्छी है। और थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ते हैं बहुत बोरिंग लगती है, बट ये है कि आप पढ़ना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा सारे पेज जैसे ही है सारे तो अगर आपसे बुक से नहीं पढ़ा जाता, आपके पास तो टाइम, अपने नोट्स बनाओ, साथ साथ कीवर्ड से नोट्स बना लो, क्योंकि मैं भी बुक्स में से नहीं पढ़ सकती। या तो मुझे बुक में हाईलाइट करना पड़ेगा, या मुझे साइड में पेंसिल से कुछ लिखना पड़ेगा, तभी पढ़ा जाता था। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप नोट्स बना लो। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बुक एज इट इज लिख दो, सिर्फ की पॉइंट, कि जो चीजें आपको लगता है कि मेरे को ये नहीं आती, पहली बार पढ़ रही हूँ। ये नहीं समझ आता हेडिंग ये है सब हेडिंग कितनी सारी है मतलब ये टॉपिक खत्म होगा। हाँ, वो बुक में ये इशू है, बट आप लोग तो ऑफलाइन कोचिंग से आते हो, हाँ वो आपको बेनिफिट है कि मैम आपको पढ़ा रहे हैं, मैम सब समझा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कब खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, तो ये तो बेनिफिट है ना ऑफलाइन कोचिंग। आपने कैसे मैनेज तो सेकंड क्लास प्रॉब्लम को प्लीज बस सब हेडिंग मुझे पता नहीं है कि कितना बड़ा इसका ये पूरा देखो, concept है। मैं एक्चुअली में मैंने केवीएस मैदान को फॉलो, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी थी, तो मैंने केवीएस मैदान को फॉलो किया फॉर पेपर 1, और तलवीर सर को फॉलो किया फॉर पेपर 1 यूट्यूब से। मैंने उनका पेड बैच नहीं लिया, यूट्यूब पे वो काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड करते थे, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी, मतलब टीचिंग की देखी उनकी, तो उससे क्या हुआ, मुझे ना आइडिया लग गया कि ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक के अंदर इतनी डेप्थ है, मतलब इस टॉपिक के सब टॉपिक्स ही हैं। फिर मैंने उनको बुक्स में देखा, मतलब केवीएस मैदान में देखा, तो मुझे पता लग गया कि ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता था, मैं उसके नीचे एक लाइन खींच देती थी कि भाई मुझे पता लग जाए ये टॉपिक यहाँ खत्म है, अगली बार मैं दोबारा देखूँ तो मुझे कंफ्यूजन ना हो कि ये टॉपिक कब खत्म होगा, तो उसके नीचे एक लाइन मार्क कर दी कि हाँ भाई ये टॉपिक यहाँ तक है। तो पहले वीडियोस देख के आपने ये पता लगाया कि इसके अंदर क्या कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने 6-7 मंथ्स दिए थे, तो टाइम था मेरे पास, तो मैंने वीडियोस देखी और फिर सेल्फ स्टडी करी। और अगर आप लोग किसी टीचर को फॉलो भी कर रहे हो ना यूट्यूब पे या कैसे भी, चाहे ऑफलाइन भी आप किसी कंटेंट से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप अपने टीचर के ऊपर बिलीव रखो कि हमें जो टीचर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है ना, वो बेस्ट प्रोवाइड कर। अगर आप टीचर पे ही कॉन्फिडेंट नहीं होगे, भाई आप सोच रहे हो, या ऑनलाइन भी अगर आप पढ़ते हो कि भाई मैं एक यूनिट यहाँ से कवर कर लेता हूँ, या एक टॉपिक यहाँ से, एक मैं दूसरे और एजुकेटर का देख लेता हूँ, आप एक टीचर को फॉलो करो, क्योंकि कोई भी टीचर है ना, वो अपना 100% देगा तुम्हें पढ़ाने के लिए। हर टीचर यही चाहेगा कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ ना, उनका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। हर टीचर का, कल को आप लोगों ने भी टीचर बनना है, आप लोग भी ऐसे ही आके किसी कोचिंग सेंटर पे या कॉलेज में जहाँ पर भी पढ़ाओगे, आप लोग यही चाहोगे ना कि मैं जिस जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, वो उनको सक्सेस मिले। तो कोई भी टीचर होता है ना, वो अपना 100% देगा ही देगा। ठीक है, तो बेटर है ना आप एक ही टीचर को फॉलो करो, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होगा, कोई भी टीचर प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाएंगी, कंटेंट में इतना इशू नहीं आता। कंटेंट फ्री में भी दुनिया जान का मिल जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो आप अपने टीचर्स पे बिलीव रखो, खुद पे भी बिलीव रखो कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूँ। खुद पे बिलीव रखो और मेहनत करते जाओ, तो सक्सेस फॉर श्योर मिलेगा आप लोगों को। समझ रहे हो? और किसी का रिगार्डिंग पेपर 1 कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं, एक मैम को बुलाते हैं।